नमस्कार साथियों। आज कुछ उत्तराखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत दुखद विषय है कि जिस वक्त कोरोना इस प्रकार से फैला हुआ है उस वक्त उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप महिलाओं को देखिए, आप पुरुषों को देखिए, आप बच्चों को देखिए, हर जगह हर तबके में लोग परेशानी नज़र आ रहे हैं। इसका समाधान हम कहाँ से और कैसे ढूंढेंगे ये सोचने की आवश्यकता है, मगर इसको समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिस सरकार को हमने चुना है क्या वो सचमुच में हमारे साथ है। जिस सरकार को हमने चुना है क्या वो सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आपका कुछ कल्याण हो, ये आपको भी सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार इस विषय पर कुछ भी सोचने वाली है। हमारी सरकार पंडा पुरोहितों को देख लीजिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख लीजिए, हमारे तमाम आशा कार्यकर्ती जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं उनको देख लीजिए, सब नाराज हैं, सब परेशान हैं। बेरोजगार संघ के जो हमारे नौजवान हैं वो तो केवल आपको वो दिख जाते हैं जो बेरोजगार हैं, परंतु जो बेरोजगार संघ के साथ नहीं भी है मगर उनके पास नौकरियां नहीं, उनके बारे में सोचिए। जो पलायन करके वापस आए, उन्हें दोबारा नौकरी नहीं मिली, उनके बारे में सोचिए। और कोरोना काल में आपने देख लिया कि ये सरकार क्या कह रही है। हमारे कुछ पंडा पुरोहित जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वे कुंभ मेले की समाप्ति कर रहे हैं 17 तारीख को। शायद 3 अखाड़े ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है, 2 या 3 है। एक निरंजनी अखाड़ा है शायद, और 2 और अखाड़े हैं। और मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि उन्हें इस बात की चिंता हुई है। ये देखिए, निरंजनी और आनंद अखाड़े, ये दोनों जो हैं इन्होंने कहा है कि ये कोरोना के चलते कुंभ मेले को समाप्त कर रहे हैं। जो कुंभ मेले में इनका पार्टिसिपेशन होता है। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संतों ने कहा है कि मेला जो है वो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और 27 अप्रैल को जो शाही स्नान होना है उसमें वे बढ़ चढ़कर स्नान करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अगर आप पिछले साल को याद करें तो जब ये कहा गया कि कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो क्या हम सब ने उसका अनुपालन नहीं किया। अब अगर हमारे जो सन्यासी हैं ये कोरोना संक्रमित होकर जाते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कोरोना फैलाएंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, शायद उनका नाम मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, उन्होंने ये बात जब कही थी तो मैंने इसका बड़ा स्वागत किया। जी हाँ, निर्वाणी अखाड़े के नहीं, अखाड़ा परिषद के चीफ का आपको निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी, अब जानते हैं महंत रविंद्रपुरी ने इसकी घोषणा अवश्य कर दी थी कि 17 अप्रैल को कुंभ मेले की समाप्ति कर रहे हैं, लेकिन वे कोरोना संक्रमित हो गए। अब आप मुझे बताइए, जो कोरोना संक्रमित होगा वो जहाँ जहाँ जाएगा क्या वो वहाँ बीमारी को नहीं फैलाएगा। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप साफ हो जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब कोई मूर्ति ही खंडित हो जाती है तो हम उसे नहीं रखते ना, उसकी पूजा नहीं करते। उसी तरह से जब हम में अगर कोई संक्रमण है जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो क्या हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। हम उस संक्रमण को माँ गंगा में डाल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हम सही कर रहे हैं? माँ गंगा ने हमारे लिए इतना किया और हम जाके माँ गंगा के अंदर अपने संक्रमण को धोने की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उसे फैला रहे हैं। आज एक विषय पर जिस पर मुझे आपसे बात करनी है वो है कि किस प्रकार से हमारे जो उपनल कर्मी हैं कल वे 9:30 बजे परिग्राउंड पे इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से वे सीएम आवास कूच करेंगे। उनके बारे में आपको मैं एक और बताना चाहती हूँ कि 7 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक थी। अब जब ये वहाँ पर ये बैठक हुई तो वहाँ पर ये कहा गया कि आप
कितना भी बैठे रहे, आप कितनी भी भूख हड़ताल कर लें, लेकिन सरकार जो है पीछे नहीं हटने वाली। ये सरकार ये कहती रही है, हर चीज में पीछे हटती रही है। आप लोग इस चीज पर अड़े रहिएगा तो ये सरकार भी पीछे हटेगी, इनके पास कोई चारा नहीं है। अब देख लीजिए कि देवस्थानम बोर्ड बनाया था मंदिरों का अधिग्रहण करने के लिए, 51 मंदिरों का। उसके बाद जब इनके विरोध के स्वर उठने लगे लोगों के और हमारे पंडा पुरोहितों के, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? भाजपा के जितने समर्थक हैं, बुड़बकों, बेवकूफ़ों, दिमाग के अंदर गोबर और भूसा भर के आए हो, ये भी तो बताओ कि पीछे क्यों हट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत कि नहीं, जो 51 मंदिरों का अधिग्रहण का जो फैसला था वो गलत है, उसमें हम पीछे हटेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डरी हुई सरकार है, कार्य करना जानती नहीं, व्यवस्था ये बना नहीं सकते, सक्षम ये है ही नहीं, अक्षम है, इनको आता ही नहीं कुछ करना, इनको सिस्टम ही नहीं आते संभालने। और हमारे मुख्यमंत्री के तो मुंह जब खुलता है तो मुंह से झरझर करके जो बातें बाहर निकलती है, हमारे पूरे दुनिया में नहीं, पूरे ही दुनिया में आप देखिए कैसे मजाक उड़ जाता है। आपको बताती हूँ, मुझे किसी ने इंग्लैंड से एक टेस्ट का, एक क्विज का, कॉन्टेस्ट का एक पेपर भेजा। जानते हो उसमें सवाल क्या था? उसमें सवाल था, मैं आपको वो सवाल भी अवश्य पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि उस सवाल में लिखा क्या था। ये सुनिए, मिल गया मुझे, ये है, मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। इन इंडिया, द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत रिपीटेडली लेड इनटू विच फैशन डिस्क्राइबिंग इट एज सिम्टोमैटिक ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, लाइक्रा लेगिंग्स, बिकिनीज, जीन्स रिप्ड एट द नी। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया जा रहा है हमारा। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो मरकज के अंदर लोग बैठे थे इसलिए कोरोना फैला। उधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क लगाओ, बाहर मत जाओ, खुद लड़ाई में जाते हो, बात अलग है, और खुद ही कुंभ के लिए बुलाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कोरोना के फैलने की बात हर वो बड़ी मीडिया भी आज कर रही है कि कुंभ एक सुपर स्प्रेडर है। हमारे डीजीपी उत्तराखंड का बयान में देख रही थी, रिपब्लिक भारत पे एक डिबेट पे थी, तो वो कनेक्ट करने के मतलब वो कनेक्ट कर दिया था, तो पूरा पहले वाला प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमारे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी क्या कह रहे थे, हमने सारे प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया है, सबने मास्क लगाए हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक पहले बयान दिए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखे हुए हैं कि कौन मास्क लगा के घूम रहा है, कौन मास्क लगा के नहीं घूम रहा है। मतलब आप बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं जो सारी दुनिया देख रही है। आप इतने झूठ भी क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अब कल की बात अगर मैं करूं तो कल हमारे उपनल कर्मी जो है वो परेड ग्राउंड पे इकट्ठा होंगे, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है इस कोविड काल में। क्या सरकार को ये आवश्यक नहीं है कि वे पीछे हटें और इस वक्त जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनको भरोसा दे कि उनके विषय में सोचा जाएगा और देखा जाएगा कि किस प्रकार से समाधान ढूंढा जा सके। भाई ओम प्रकाश जी जो मुख्य सचिव हैं वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। आप कौन हैं ये बात बोलने वाले? आप केवल अधिकारी हैं, केवल। ये बात मुख्यमंत्री जी बोले तो मुझे समझ में आता है, ये बात गणेश जोशी जी जो मंत्री हैं वो बोले तो समझ में आता है, लेकिन ये बात बोल के उपनल कर्मियों को धमकाना ये सही नहीं है। क्योंकि ओम प्रकाश जी, आपको एक और बात बता देती हूँ कि उपनल कर्मियों से जितनी बार मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि IAS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स लाइक योरसेल्फ कभी भी नहीं चाहेंगे कि उपनल कर्मियों की समस्या का समाधान हो। क्योंकि वो कहते हैं, उपनल कर्मी कहते हैं कि IAS ऑफिसर्स चाहते हैं कि उपनल कर्मी उनके घर में काम करें। जो ड्राइवर है की नौकरी कर रहा है, उपनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो उपनल कर्मियों को अपने घर का काम करवाने के लिए IAS ऑफिसर्स चाहते हैं कि उनको रेगुलराइज नहीं करा जाए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध में एक SLP दाखिल करी गई है माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अधिकारियों को ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि ये काम ना करें, क्योंकि जिस दिन ये सत्ता जाएगी और दूसरी सत्ता आएगी, आप भले ये सोचते होंगे कि दूसरी सत्ता जो आएगी वो भी ऐसी ही होगी, लेकिन बदलाव होगा। याद रखिए, एक भी व्यक्ति अगर सही आ जाता है ना सरकार में,
तो याद रखिएगा कि आपसे सवाल करेंगे। सब नहीं है जो बैठे हुए हैं आपसे पैसे बनवाने के लिए, सबको नहीं ज़रूरत आईएएस ऑफिसर से पैसे बनवाना, सबको नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। और जब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई स्पीड अप करवाएंगे। अगर अधिकारी आज गलत करते हैं तो उस पर नज़र आज की जेनरेशन रख रही है, हम भी रख रहे हैं। सत्ता में आने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या बदलाव लाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बदलाव एकदम आ जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सत्ता में आने वाला हर व्यक्ति बदलाव चाहेगा, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जो आएगी उसमें सब कोई चाहेंगे कि अधिकारियों के ऊपर गाज गिरे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये अवश्य कह रही हूँ कि सावधान रहिए, कुछ लोग ऐसे ज़रूर आने वाले हैं जो आपसे सवाल करेंगे। हर अधिकारी को बोल रही हूँ, जनरल स्टेटमेंट है मेरा, हर अधिकारी को, चाहे पुलिस वाले चाहे आईएएस, आपसे सवाल किया जाएगा, आपकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आज नहीं करी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं करी जाएगी। उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है और उन्हीं महिलाओं के बच्चे आज सड़कों पे आपसे भीख मांग रहे हैं अपने अधिकार के लिए। जो अधिकार है, जिसे हक से मांगना चाहिए, उस अधिकार के लिए भीख मांग रहे हैं। क्यों? नौकरी उनका अधिकार नहीं, नौकरी आपका अधिकार है। आप ही के बच्चे पढ़ेंगे दून स्कूल और वेलम गर्ल्स और वेलम बॉयज़ में। हाँ, इनका अधिकार नहीं है कि अच्छी व्यवस्था मिले, और आप क्या कर रहे हैं इनको अच्छी व्यवस्था देने के लिए? तो चाहे पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे अधिकारीगण हो और पुलिस वाले, वो भी इस बात को समझ ले कि गलत करेंगे तो कभी ना कभी तो गाज गिरेगी। ये मत सोचिए कि जो सिस्टम चला आ रहा है वही सिस्टम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। ये सरकार हमारे को जिस प्रकार की व्यवस्था दे रही है, जिस प्रकार से हमारे जितने उपनल कर्मी आज सड़क पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए किसको भेज रहे हैं? आप जिसको भेज रहे हैं, क्या आपको अधिकृत कर रहे हैं कि वो जो जी में आए वो कह दें? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप भले ही बहुत कुछ कह देते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के भी मुख्यमंत्री हैं, और आपका साथ देने का काम मैं अवश्य करूँगी यदि आप कार्य करेंगे। अगर अहंकार में रहेंगे और कहेंगे कि मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, तो आपको सुनाऊंगी। लेकिन अगर उपनल कर्मी कुछ कह रहे हैं तो उनसे बात करिए, समाधान ढूंढिए। बेरोजगार यदि कुछ कह रहे हैं तो समाधान ढूंढिए। आशा कार्यकर्ती कुछ कह रही हैं तो समाधान दीजिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें अगर कुछ कह रही हैं तो उनकी बात को सुनिए। 108 के पूर्व कर्मियों की जो नौकरियां छीन ली थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वो नौकरियां कब इन्हें वापस मिलेंगी? कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगे? आपके मंत्री, अब नाम भी लिया जाएगा, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो नेता हैं, जो मैंने देखा है ना, उत्तराखंड तो मेरी आंखों के सामने बना है, यहीं पले यहीं बड़े, है ना। तो हमने देख लिया ना कि यहाँ क्या थे। साइकिल में चलाने वाला, साइकिल चला के स्कूल में पढ़ाने जाने वाला एक व्यक्ति, एक टीचर, पत्नी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, और फिर वो व्यक्ति बना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने तक वो साइकिल और एक छोटी गाड़ी, यही सब था। उसके बाद अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस बड़े बड़े बना रहे हैं, सेंटर में मंत्री बने बैठे हैं। क्या हम नहीं देख सकते? कांग्रेस के अन्य नेता आपके साथ दोस्ती यारी निभाते होंगे, सब कोई नहीं निभाएंगे, सबके अपने अपने मतलब हैं, हमारा नहीं है मतलब कोई। इसलिए सवाल भी करेंगे, उंगली भी आपकी तरफ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा वाला तरीका था, कौन सी घुट्टी आपने पी कि इतना पैसा राजनीति में आने के बाद कमा दिया, और ऐसा क्या हो गया कि जिनके लिए ये राज्य बना वो सड़कों पे है। क्यों वो सड़कों पे है? बिल्कुल सही, आप जो बात कह रहे हैं, सुनीता नेगी जी आप कह रही हैं, रविंद्र राठौर जी भी कह रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, ललित गहतोरी जी भी कह रहे हैं, कीर्ति ओली जी भी कह रहे हैं। ये सब परेशान लोग हैं क्योंकि ये सड़कों पर बैठे हैं।
रावल सिंह जो बात कह रहे हैं, शायद आपको मेरी बातों से उसका जवाब मिल गया होगा। चंदू रावत जी कह रहे हैं, नंद कुमार दियोचर्य जी, सफीकुल जी, दर्शन रावत जी, ज्योति सिंह जी कह रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी को भी भेज देना चाहिए। ये दुखद विषय है कि जब नेता आते हैं सुननी पड़ती है, लेकिन अगर अच्छे कार्य करें तो दुनिया से जाने पर लोग याद भी करते हैं। सुननी पड़ती है, कितना भी अच्छा नेता हो सुननी चाहिए भी, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो लोगों के दुख को सुनते हैं। लोगों के दुख का हल अगर ना भी दे सके तो उनकी बातों को सुनकर उनके दुख में साझेदारी भी करते हैं, उनके दुख को हल्का भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देख लिया पवन जी, पंकज जी, कि किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से। जी आप सही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं होती तो ये हाल ना होता आपका, लेकिन आप भी तो भ्रमित हुए धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, और चल पड़े इन्हें वोट देने। धीरे धीरे कार्य होता है। देश में प्यार भाईचारा बनाए रखना चाहिए, लेकिन आप तो देख रहे हैं कौन सी विचारधारा हमारे उत्तराखंड में भी लाई गई है। आपने कभी देखा इतनी नफरत देखी, इतनी घृणा देखी, इतनी एक दूसरे के प्रति भाईचारा था, जहाँ वहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। ऐसा तो कभी भी उत्तराखंड में नहीं हुआ। मैंने सन 84 में भी दंगे होते देखे, मगर इस प्रकार के नहीं हुए थे दंगे। उसका एक अलग कारण था, अलग विषय था, लेकिन ऐसे तब भी नहीं हो रहा था। कुछ भी हो जाता था देश में, ये पता होता था कि उत्तराखंड में कभी कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना। आपने देखा ये आरएसएस के जितने, आई एम सॉरी टू से, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, शायद शब्द गलत है, क्या बोला जाएगा, बुढ़े लोगों को क्या कहते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो तो नफरत मतलब उड़ेल उड़ेल कर डालते हैं। और जो इनके नौजवान, तो मैं नहीं कहूँगी, मगर ये जो मिडिल एज्ड और बुढ़े के बीच के होते हैं, ये भी आते हैं, मतलब घटिया बातें, गंदी बातें, सिर्फ लोगों को टारगेट करना। आप मुझे बताइए, क्या दूसरे को नीचे गिरा के कभी भी कोई ऊपर उठाए? और दूसरे को कोई नीचे क्यों गिराना चाहता है? मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की। क्यों गिराना चाहता है? इसलिए गिराना चाहता है क्योंकि ये डरते हैं राहुल गांधी से। यदि ना डरते तो ना करते ऐसा, और आप लोगों को मजे आते हैं, क्योंकि ये हमारी मानसिकता होती है कि किसी को गिराएंगे तो हम हंसेंगे, हमें मजे आएंगे, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो उतना ही उठेगा। आपको याद होगा कि मोदी जी को किसी ने गिराया नहीं, मगर मोदी जी खुद गिर गए। मोदी जी खुद गिर गए क्योंकि उन्होंने आपके सामने अपने आप को दिखाया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, कितना बेचारा हूँ, और उन पर दया करके आपने उन्हें चुन लिया। क्योंकि एक तरफ उन पर दया करना था, दूसरी तरफ आपको लगता था कि एक समुदाय विशेष के साथ ये पता नहीं क्या कर देंगे, इनको निकाल देंगे। कर पाए? कर कुछ नहीं पाएंगे। ये जो कुछ करते हैं ये वोटों की राजनीति के लिए करते हैं। अब देखिए ना कि ये तो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। तस्वीरें देखिए इनकी पुरानी, शक्लों में कितने बदलाव आ गए हैं, देखा है? और इनके बेटे, मुझे बताइए, वंशवाद की बात करने वाले के बेटे जय शाह, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं, और आपका बेटा बेरोजगार बनकर बैठा है, सड़क पे बैठा है, धरने पे बैठा है या बैठी है। और जय शाह क्या कर रहा है? धनिया पाउडर बेचते बेचते वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठा है। हाँ, सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। ये सोचा कि कुछ कर देंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। जो सत्ता के लिए करना है केवल वो करेंगे। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ, इन सब बातों से ऊपर उठिए, एकजुट हो जाइए, और सही लोगों को, सच्चे लोगों को चुनिएगा। अब की बार याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भी लाकर पटका है उत्तराखंड में, क्योंकि रविंदर आनंद वो हरक सिंह रावत जी के रिश्तेदार हैं, शायद उनके साले बताए जाते हैं, अब ये मत पूछिएगा, आप जानते हैं। और एक और कौन है, योगेंद्र चौहान है या कुछ ऐसा नाम है, जो उनके ओवैसी होते थे, और अब आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि हम अरविंद केजरीवाल का मॉडल यहाँ लगाएंगे। मैं टीचर हूँ, मैं 5-6 साल से जो बातें कहती थी कि पहाड़ों में कनेक्टिविटी बढ़ा दो, बना दो, और स्कूल मत बंद करो, और वहाँ पे हम एजुकेशन भेजेंगे, तब ये मजाक उड़ाते थे, कहते थे मतलब इम्प्रैक्टिकल बातें करती हैं ये, पता नहीं कौन सी दुनिया से आती हैं, क्या
बातें करती हैं। आज आपने देखा कोरोना काल में हर बच्चा एक फ़ोन लेके बैठा है, एक कंप्यूटर लेके बैठा है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। यही चीज़ जो बात मैं कहती थी वो आज ये कर रहे हैं। तो अगर मैं स्कूलों की बात करती थी कि एक स्कूल में आप एक टेलीविज़न लगा दीजिए और आसपास के गांव के स्कूल के बच्चों को एक जगह पे बुला लीजिए, उनको तकलीफ थोड़ी होगी, लेकिन कम से कम स्कूल बंद तो नहीं होंगे और हम अच्छी शिक्षा वहाँ तक पहुँचा सकेंगे। यहाँ से हम पढ़ा देंगे तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी रहेंगे, तो पर्सनल टच भी रहेगा। जब मैं बातें कहती थी तो इतनी ये बातें बताते थे। हमारे उत्तराखंड को हमारे उत्तराखंड के हिसाब की एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमारा इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मॉडल लगाएंगे दिल्ली का, तो वो हमें सूट नहीं करेगा। और इसको मैं अच्छी तरह से बता सकती हूँ। मैंने बहुत साल पढ़ा लिया भाई, हैं, एक स्कूल में पढ़ा लिया 15 साल, और उसके अलावा जो मैं अभी भी पढ़ाती हूँ। तो जब इतने साल मैंने पढ़ाया तो मुझे कुछ तो आइडिया होगा। और मेरे सारे जितने स्टूडेंट्स हैं आज तक मेरे साथ संपर्क में हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरा सम्मान करते क्यों करते होंगे? कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो सही किया होगा। जिस वक्त आमिर खान की फिल्म भी नहीं आई थी, नाच गाने के माध्यम से मैंने बच्चों को पढ़ाया। वो वीडियो ज़रूर डालूंगी, देखिएगा आप कि कैसे पढ़ाया मैंने। बहुत तरीके से पढ़ाए, बहुत तरीके के नए नए मेथड्स निकाले। लेकिन उत्तराखंड को जो चाहिए वो मुझे पता है, उत्तराखंड को जो चाहिए वो यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के टीचर्स को पता है। आम आदमी पार्टी को नहीं पता, क्योंकि इनके पास तो नेता ही नहीं है। देख लीजिए इनके नेता, ये आपको भ्रमित करेंगे, मगर ये भाजपा की बी टीम है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पंडा पुरोहित जो हैं उनकी स्थिति ठीक हो, अगर आप चाहते हैं कि 51 मंदिरों का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है वो आदेश वापस हो, अगर आप चाहते हैं कि जो गेस्ट हाउस हमारे अपने लोगों ने इन जगहों पे बनाए, क्या लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उनका भी अधिकार है भाई, ये राज्य उनका, ये रहते हैं यहाँ डालमिया या अंबानी के गेस्ट हाउस बना के वहाँ पे तमाम बोर्ड लगाना, मुझे मंजूर नहीं है, वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए यहीं के लोगों को। जो लोग केदारनाथ में रहते हैं, बद्रीनाथ में रहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह जहाँ जहाँ जो रहता है, ये तो मैंने 4 धामों की बात कर दी, मगर जहाँ जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ के लोग आगे बढ़े, ऐसी मेरी इच्छा है। और ऐसे ही उत्तराखंड की उस मातृशक्ति की इच्छा थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड राज्य के लिए, एक पृथक राज्य के लिए। ये पुरुष आपको ये पृथक राज्य ठीक प्रकार से दे ही नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष है इसलिए, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री हमें नहीं मिल पाई। अगर हमें एक सक्षम महिला मुख्यमंत्री मिल गई होती तो आज 20 साल के बाद भी आप और मैं एक राज्य के बारे में इस प्रकार से दुखी ना होते। अपने राज्य को खुशहाल बनाने की जो सपना था उसको टूटने की बात हम आज नहीं करते। उपनल कर्मियों के बारे में आप पूछ रहे हैं मल्याज दीक्षित जी, तो उपनल कर्मियों के समस्या का समाधान SLP वापस होनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हर एक को नौकरी देना शायद बहुत मुश्किल होगा एकदम से, लेकिन रास्ता ढूंढा जा सकता है। जिस तरह से हम नौकरी देते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, फिर उसके बाद उस सिस्टम को हटा के टेंडर प्रक्रिया ले आते, जैसे कि 108 वालों के साथ किया गया, खुशियों की सवारी वालों के साथ किया गया, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों में बदलाव लाने की आवश्यकता है और ये बदलाव सरकार ला सकती है। सरकार आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की होगी, लेकिन सरकार में जो बैठा होता है सवाल तो हम उसी से करेंगे और यही इसका सल्यूशन है। अधिकारी मैं फिर कह रही हूँ, IAS ऑफिसर्स कृपा करके उतना बोलें जितना उनको ज़रूरत है। मैं फिर जानना चाहती हूँ, गणेश जोशी जी से भी जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी को अधिकृत कर दिया था समाधान ढूंढने के लिए, या ये कहने के लिए कि आप कुछ भी कर लीजिए समाधान नहीं मिलने वाला? कि उपनल कर्मियों को बता दिया गया कि केस जो है वो लंबित है, इसलिए उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। 1 मिनट साथियों, हेलो, ठीक है, ओके साथियों, मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा क्योंकि एक डिबेट है अभी रिपब्लिक पर। मुझसे वहाँ ज़रूर जुड़िएगा, देखिएगा उसको, और इसी विषय पर मैं दोबारा बात करूँगी। और कल उपनल कर्मियों को कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ,
और हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके दुख को समझती हूँ, क्योंकि आपका दुख इस राज्य का दुख है। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सावधान रहिए, आत्मनिर्भर बना ही दिया गया है, इसलिए ध्यान से रहिए। दोबारा मुलाकात होगी जल्दी में, मुझे आज विदा लेना पड़ रहा है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उपनल कर्मियों का साथ देने के लिए हर व्यक्ति आए और राज्य का हर व्यक्ति एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को निकाले, सही को चुने और गलत लोगों को चुनने की गलती ना करिएगा। जो कांग्रेस पार्टी में विभाजन करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी करते हैं, उनसे भी सावधान रहिएगा। जो चीखते चिल्लाते हैं, केवल जो समझ से बात ना करते हो, वो आपको भ्रमित करने आएंगे, उनसे भी सावधान रहिएगा। मुझे भी करना पड़ता है चिल्ला चिल्ली, कई बार आपने देखा है, पर वो डिबेट की मजबूरी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ दबे, हम सब की, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं उत्तराखंड के साथ हूँ, मैं भारत के साथ हूँ, मैं मानवता के साथ हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।